सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 174वीं कक्षा। तत्पुरुष समास का प्रकरण चल रहा है। 48वें सूत्र तक हो गया था। कोई प्रश्न है किसी का? पढ़ा थे गरीय शब्द की सिद्धि की ना, गुरु के घर आदेश किया था। हाँ। उसमें यहाँ भसंज्ञा क्या रोल है? बिना भसंज्ञा हुए आप कैसे पहुंचेंगे गुरु को घर आदेश करने वाले सूत्र के पास में? वो तो कथित प्रकरण तो और कहीं है यहाँ। प्रश्न मेरा समझिए, बिना भसंज्ञा किए आप गुरु को घर आदेश करने वाले सूत्र के पास कैसे पहुंचेंगे? ये प्रश्न मैंने किया था। प्रश्न नहीं समझ में आया, दोबारा बोलूं मैं? आपने कह रहे हैं कि गुरु के घर आदेश तभी हो सकते जब भसंज्ञा हो। हाँ, क्योंकि वो सूत्र भस्य के अधिकार में है। तो ये जैसे यशुन प्रत्यय किया नहीं, इतना समझ में आ गया आपके? अब अगला प्रश्न कोई दूसरा बनेगा वो। अब ये यशुन प्रत्यय किया ना, यशुन। हाँ, यशुन तद्धित प्रकरण में। हाँ, ये तद्धित में है। और ये छठा अध्याय किसमें है? आपने यशुन प्रत्यय कर लिया, तद्धित संज्ञा हो गई। और तद्धित का यहाँ कोई रोल भी नहीं है। तद्धित आप संज्ञा करके आप क्यों उसको स्मरण कर रहे हैं? आपको तो भसंज्ञा करनी है ना। वृत्ति आ रही है, आपको भसंज्ञा करनी है। हो जाएगा ये चीज से। तो फिर और क्या समस्या आ रही है? उसमें ना ये तद्धित प्रत्यय भरे रहते, पूर्व का भसंज्ञा करेंगे। जी तद्धित जब तद्धित नहीं लाएंगे तो फिर वो तो तद्धित के अधिकार में नहीं है क्या ये सुन? तद्धित के अधिकार में फिर ये, हाँ, ये जो प्रकरण है ना, ये मैं इसलिए शंका हुई, ये प्रकरण है, ये छठा अध्याय के। आप शंका बोलो ना स्पष्ट बिल्कुल। छठा अध्याय की चौथा पाद का ये सूत्र है। तो ये और ये तद्धित कौन सा सूत्र है? ये प्रिय स्थिर। हाँ, ठीक है जी। आप बोले आगे। और अंग ये भसंज्ञा करने वाला सूत्र नहीं, ये क्या नाम है, यशुन प्रत्यय है, ये पंच। हाँ, ये तद्धित में है। आप बोलिए आगे। इसमें तद्धित की पहले कोई विचार कर लिया करो, आपको पूछना क्या है ढंग से। तो आगे है दिक् संख्ये संज्ञायाम। गरीब शब्द कैसे बना है? गरीब शब्द में क्या शब्द? तो उर्दू का है। उर्दू के शब्दों को आप पाणिनि से कैसे बनवा लोगे? अगर शब्द है, शब्दों को तो फिर ठीक है, आप नई अष्टधाई बनाना उसके लिए, गरीब शब्द को बनाने के लिए। दीनीकरण था तो नहीं है क्या? अगर प्रकृति प्रत्यय कल्पना भी कर ली तो क्या हो जाता है? वो कल्पना करिए आप अपनी फिर उसकी। तो दिक् संख्ये संज्ञायाम। दिक् संख्ये प्रथमा द्विवचनांतम, संज्ञायाम सप्तम्यक वचनांतम। दिक् संख्ये दो शब्द हैं, दिक् और संख्या। तो दिक् च संख्या च द्वंद्व समास करके दिक् संख्ये। तो संज्ञायाम ये सप्तमी है। और जहां भी मैंने कहा था कि समास के प्रकरण में सप्तम्यंत कोई पद आएगा तो वो अर्थ निर्देश करने के लिए। तो दिग्वाचिनः। अब दिक् शब्द यहाँ केवल दिक् शब्द ही नहीं, दिग्वाची। हम केवल एक दिश शब्द को ले लें। मूल शब्द क्या है? दिश, तालव्य शकारांत। तो वो शब्द नहीं लेना है, उसके वाचक, दिशाओं के वाचक जो शब्द होते हैं। वाचक में पड़ जाए बच्ची। हाँ, तो दिग्वाचिनः
ऐसे ही संख्या में भी, संख्या शब्द स्वरूप से ये नहीं लेना, संख्यावाची। तो दिग्वाचिनः संख्यावाचिनश्च, सुबन्ताः ऊपर से आ रहा है समानाधिकरणेन शब्द, तृतीयांत है तो वो सुपा के साथ जुड़ेगा। तो समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह संज्ञायाम विषये समस्यन्ते, अभिभाषा का संबंध नहीं जोड़ेंगे, संज्ञा नहीं बनती फिर उससे, तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो दिशावाची शब्द और संख्यावाची शब्द, इन दोनों के अलग अलग उदाहरण बनेंगे। और संज्ञा विषय में ये करता है, नाम प्रसिद्ध जो शब्द हो जाते हैं किसी वस्तु को कहने के लिए, किसी स्थान को कहने के लिए, तो वो संज्ञा कहलाती हैं। और वहां वो संज्ञा विग्रह से निकलती नहीं है, इसलिए फिर विकल्प उसमें नहीं होता। तो कोई ग्राम है, उस ग्राम का नाम है पूर्वेशु कामशमी। तो पूर्वेशु कामशमी में पूर्वा शब्द ये दिग्वाची है, और पूर्वा शब्द जिसको कह रहा है उसी को इशु कामशमी शब्द कह रहा है, तो ये हो गया समानाधिकरण। ये ग्राम का नाम हो गया, और वो ग्राम पूर्व दिशा की तरफ है, तो वो शब्द भी उसी को बोल रहा है। तो इस तरह से दिशावाची शब्द जो पूर्वा है, इसका इशुकाम शमी शब्द के साथ में, समानाधिकरण शब्द के साथ में समास हो गया। समास होने के बाद व्यक्ति हट जाएंगी और गुण होकर के पूर्वेशु कामशमी। अब यहाँ दूसरा कार्य ये भी है कि जैसे व्यक्ति हटानी हमने, तो उसके बाद पूर्वा शब्द स्त्रीलिंग का है और इशु कामशमी भी। तो इस तरह से पूर्वा शब्द जो स्त्रीलिंग का है और तत्पुरुष समास कर लिया, क्योंकि तत्पुरुष समास करने का लाभ क्या दिखाई देगा यहाँ पर, तो तत्पुरुष समास करने से दूसरा काम होता है कर्मधारय संज्ञा होना। जब तक तत्पुरुष नाम नहीं होगा तब तक कर्मधारय नाम नहीं हो सकता। किस सूत्र से? तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय। बहुत शीघ्रता से बुद्धि को दौड़ाया करो, जो सूत्र हो चुके हैं उनमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए। तो समानाधिकरण जो तत्पुरुष होता है उसका नाम कर्मधारय रखा गया है, तो तत्पुरुष अनिवार्य हो गया नाम रखना, तब कर्मधारय नाम हो पाएगा। और जब कर्मधारय नाम हो पाएगा तब इसको पूर्वा को पुंवत भाव हो सकता है। पुंवत कर्मधारय जातीय देशी येषु। कर्मधारय समास में उत्तर पद परे रहते, उत्तर पदे के अधिकार में है, अलग उत्तर पदे, उत्तर पद परे रहते जो स्त्रीलिंग का शब्द होता है उसको पुंवत पुल्लिंग के समान हो जाता है। तो पूर्वा का बन गया पूर्व, तो पूर्वेशु कामशमी गुण होकर के। ऐसे ही अपरा च असौ इशु कामशमी च अपरेशु कामशमी, तो ये भी किसी ग्राम का नाम हो गया। ये तो हो गया दिग्वाची शब्द का समास। दूसरा है संख्या शब्द सूत्र में। सप्तर्षि सबने सुना ही होगा, जो 7 तारे हैं उनकी संज्ञा, और संज्ञा में ही ये सूत्र लग रहा है। तो सप्तर्षि में सप्त और ऋषि, तो विग्रह कैसे करेंगे? सप्त च ते ऋषयः, तो सप्त जस और ऋषि जस। तो यहां पर भी ऐसे ही समास हो करके और सप्त ऋषि इनका गुण हो जाएगा, तो सप्तर्षयः बहुवचन हम बोलेंगे क्योंकि 7 हैं वो। ऐसे ही पंचाम्र, अब कुछ रहा होगा प्रसिद्ध 5 आम किसी प्रकार के, पता नहीं क्या किनको कहा गया है, ये संज्ञा है, उस समय व्यवहार में आते होंगे। सप्तर्षि तो अब भी व्यवहार में आते हैं, पंचाम्र भी कहीं आता है सुनने में। क्या ये संज्ञावाची हो गया? हाँ हाँ, संज्ञा में ही लग रहा है सूत्र ये। किसी गांव के 5 आम पेड़ होंगे? नहीं, ग्राम से मतलब नहीं है,
उन 5 आमों को ही कहा गया है पंचाम्र, ग्राम से कोई संबंध नहीं। तो पंचचते आम्राह पंचाम्राह, इन दोनों का समास हो गया। तो ये सूत्र कोई ज्यादा प्रयोग में नहीं आता है व्यवहार में। संज्ञावाची शब्द, संज्ञा में जो कार्य करते हैं सूत्र, वो कम ही व्यवहार में आते हैं। अब यहाँ जो दिक्संख्य शब्द है ये आगे जा रहा है, और अगला सूत्र बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, बहुत मुख्य सूत्र है, बहुत व्यापक सूत्र है। अनेकों बार हम इसको पीछे लगा भी चुके हैं पीछे की सिद्धियों में। तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। हम कौन सी पुस्तक को पढ़ रहे हैं इस समय? प्रथमावृत्ति में किसकी व्याख्या है? सूत्रों की। और वो सूत्र कौन सी पुस्तक के हैं? अष्टाध्यायी। वो शब्द इसी से बनता है। तो अष्टाध्यायी तो ये सूत्र बना रहा है। तो ये सूत्र अष्टाध्यायी पहले बना दे, है ना, और अष्टाध्यायी जब बन जाएगी तो ये सूत्र बनेगा, और ये सूत्र बने तो अष्टाध्यायी बने। इतने तराश्रय दोष आ गया नहीं? पंचाम्रा है नहीं शब्दकोश में। किसी बालक से नाम होगा 5 आम खाया होगा, पंचाम्रा नाम संज्ञावाची पड़ गया होगा। आप कैसे अर्थ कर रहे हो? हाँ, क्या ये बालक अर्थ कहाँ से ले लिया आपने? आप विग्रह कैसे कर रहे हैं? ऐसे नहीं, विग्रह कैसे कर रहे हैं आप? पंचचेत्ते आम्रा, क्या अर्थ होगा इसका? वही 5 है, वही आम है, बालक कहाँ से आ गया? पहले आपने ग्राम बोल दिया था। ये का अधिकरण जब लिया गया विशेषण के रूप में, ऐसे नहीं, गलत नहीं, विशेषण के रूप में काम करेगा। गलत नहीं। आपकी आवाज को और लोग भी सुनेंगे सब, तो योग्यता की परख हो जाएगी सारी। फिर विशेषण के रूप में काम नहीं करेगा। नहीं करेगा, संज्ञावाची संज्ञा को ही बोलेगा। पंच च ते आम्राह पंचाम्राह, वही 5 हैं, वही आम है, बस इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं लेना है। अब यानी 5 आमों का समूह कोई है, उसको कहने के लिए ये व्यवहार में रहा होगा। कुछ वस्तुएं प्रसिद्ध हो जाती हैं, जैसे अब ये 7 तारे हैं, प्रसिद्धित हो गए वो सप्तऋषि के नाम से। कारण विशेष में ये इस प्रकार से प्रसिद्धि हो। हाँ, तो उन शब्दों को बनाने के लिए फिर सूत्रकार सूत्र बना देते हैं, क्योंकि प्रचलन में उस काल में ये रहे हैं शब्द पर्याप्त रूप से पाणिनि के समय में। तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे सप्तव्य क्वचनांतम च अव्यपदम। इसमें 3 चीजें हैं, तद्धितार्थ, उत्तर पद और समाहार, और तीनों के अलग अलग उदाहरण बनेंगे। और फिर ऊपर से पीछे से अनुवृत्ति आ रही है दिक्संख्य की। तो दिशावाची शब्द का तद्धितार्थ में समास, दिशावाची शब्द का उत्तर पद में और समाहार में समास, फिर संख्यावाचियों का तद्धितार्थ में, उत्तर पद में और समाहार में। तो इस तरह से अलग अलग उदाहरण बनेंगे। किसी किसी का किसी चीज में नहीं भी मिलेगा, जैसे समाहार में दिशावाची शब्द का उदाहरण नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता तो 5 तो बन ही जाएंगे, फिर 3 और 2 है ना। जैसे दिशावाची का तद्धितार्थ में और उत्तर पद में, और संख्यावाची का तद्धितार्थ, उत्तर पद और समाहार, 5 बन गए। तो 5 तो चलो ठीक है, यहाँ एक प्रतीक के रूप में दिखाई जाएंगे, लेकिन ऐसे फिर अनंत उदाहरण बनते रहेंगे। ये सूत्र 4थे 5वें अध्याय से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत लगता है, क्योंकि तद्धितों के अर्थ वहीं दिए हुए हैं। तो तद्धितार्थ, तद्धितस्य अर्थः तद्धितार्थः, तद्धित प्रत्यय का जो अर्थ है वो तद्धितार्थ कहलाएगा। अब तद्धितार्थ ये विषय के रूप में लेते हैं यहाँ, क्योंकि सप्तमी वैसे भी आ रही है सूत्र में। तो विषय यानी कि तद्धित का अर्थ उपस्थित हो गया है, अभी लाए नहीं है, क्योंकि यहां भी इतरेतराश्रय आएगा, बताऊंगा बाद में उदाहरण में तो कैसे इसका अर्थ करेंगे। दूसरा शब्द है उत्तर पद। तो उत्तर पद
परे रहते जब समास करेंगे तो इसका तात्पर्य हुआ कि पहले हम कोई और समास कर चुके हैं जिसमें कि 2 पद से अधिक पद हैं। समझ में आया? उत्तर पद परे रहते जब समास करेंगे, और समास कितने पदों का होता है? कम से कम 2। और उत्तर पद परे रहते हम समास कर रहे हैं तो कितने पद होने चाहिए? 3 पद। तो 3 पद इकट्ठे पद कब होते हैं? समास करने पर। जब तक हम समास नहीं करेंगे तब तक तो हर पद अलग अलग है, सबकी स्वतंत्र सत्ता है। समास करते हैं तो इकट्ठे आ जाते हैं वो एक ही स्थान पर। तो इसका तात्पर्य हुआ कि उत्तर पद परे रहते जिन 2 पदों का ये समास करेगा तो वो 2 और तीसरा उत्तर पद, तो ये 3 पदों का समास पहले हो चुका होगा जी। तो 3 पदों का समास, ये जो 4 प्रकार के समास कहे जा रहे हैं इस प्रकरण में, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व, इनमें 2 से अधिक पदों का समास कौन कौन सा घट सकता है? इनमें से अव्ययीभाव 2 से अधिक नहीं होगा, तत्पुरुष 2 से अधिक नहीं होगा, बहुव्रीहि हो सकता है और द्वंद्व हो सकता है। द्वंद्व का यहाँ कोई संबंध नहीं है, तो बहुव्रीहि समास वहां पहले हो चुका होता है। उसके बाद फिर ये लगता है दूसरा समास करने के लिए 2 पदों का, यानी कि उस समूह में, उस शब्द में 2 समास माने जाएंगे, फिर एक तत्पुरुष और एक बहुव्रीहि। तो ये उत्तर पद का हो गया। ये विशेषत्व नहीं उत्तर पद हो गया। हाँ, उत्तर पद में तो आप परसौती मान सकते हो, परे रहते विषय क्यों है? ये थोड़ी कि विषय आएगा कोई, उत्तर पद आपको स्पष्ट दिखाई देगा प्रत्यक्ष। और समाहारे, समाहार कहते हैं इकट्ठा करने के लिए, एक समूह में बोलना। तो दिक् संख्ये दिग्वाचिनः संख्यावाचिनश्च सुबन्ताः तद्धितार्थे अर्थात तद्धितोत्पत्ति विषये उत्तर पदे समाहारे च अभिधेये दिग्वाचिनः संख्यावाचिनश्च समर्थेन समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्येते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो दिशावाची और संख्यावाची जो शब्द हैं ये अपने समानाधिकरण वाची शब्द के साथ में समास को प्राप्त होंगे, लेकिन 3 स्थितियों में होंगे। या तो तद्धित के अर्थ की भूमिका बन चुकी है, तद्धित का अर्थ आने वाला है, आया नहीं है अभी, अथवा उत्तर पद परे है, या फिर समाहार का विषय है। तो एक एक उदाहरण को लेते हैं पहले। तो पहले हमें लेना होगा दिशावाची शब्द को, और कौन से उसमें, तद्धितार्थ में या उत्तर पद या समाहार। तो पहले शब्द है सूत्र में तद्धितार्थ। तो तद्धित के अर्थ में दिशावाची शब्द का समानाधिकरणवाची शब्द के साथ समास होगा। तो शब्द हैं पूर्वा और शाला, ये 2 शब्द हैं। अब पूर्वा और शाला ये 2 शब्द तो हैं, अब यूं ही इनका समास कर देंगे तो वो तो फिर कर्मधारय तत्पुरुष बन ही जाएगा कि वही पूर्वा है वही शाला है। तो वो इस सूत्र का विषय नहीं है। ये कहता है यदि आपको तद्धित के अर्थ में कोई प्रत्यय लाना है तो उस अवस्था में ये समास करेगा। तो पहले हमें सोचना होगा कि क्या तद्धित का कोई अर्थ और उस अर्थ में कोई प्रत्यय लाना है। तो पहले विचार कर लिया हमने, लाना है तो क्या बात कहनी है? तो हमें बात कहनी है पूर्वशाला में होने वाला, इस अर्थ को बोलना है। तो होने वाला इसे क्या कहते हैं? भव। और भव ये तद्धित का अर्थ है, तत्र भवः। वृद्धादेश में बनाया था शालीय, तो भव अर्थ ये तद्धित का अर्थ है। अभी लाए नहीं है हम, लेकिन विचार बन गया, विषय उपस्थित हो गया। तो विषय उपस्थित हो गया तो आपको फिर विग्रह भी करना होगा उसका। तो पूर्वस्याम शालायाम भवः, यही तो विग्रह करेंगे।
तभी तो भूमिका बनेगी कि हाँ तद्धित का अर्थ भी हमें लाना है। अब तो ये विग्रह करके अब इनकी अलग अलग जो विभक्तियां हैं वो रखी जाएंगी। तो पूर्वश्याम के आगे, पूर्वा के आगे क्या रखेंगे? नी। देर क्यों लगती है बोलने में? शाला के आगे क्या रखेंगे? नी। तो पूर्वा नी, शाला नी। अब यहां जो सूत्र तद्धित प्रत्यय लाता है यहां, वो सूत्र कौन सा है? तत्र बहुत अधिकार सूत्र है। वहां सूत्र आएगा दिक्पूर्व पदाद असंज्ञायाम यह, अर्थात दिशावाची पूर्व पद जब होता है तो उससे संज्ञा अर्थ में, असंज्ञायाम संज्ञा से भिन्न अर्थों में, और भव पीछे से आ ही रहा है, भव अर्थ को कहने के लिए न्य प्रत्यय होता है। ठीक है। तो उस प्रत्यय को लाने से पहले इन दोनों को हमें जोड़ना होगा शब्दों को। तभी तो हम कहेंगे कि दिक् पूर्व पद जो प्रातिपदिक है, दिशावाची पूर्व पद में है जिसके, क्योंकि वहां अधिकार चल रहा है यहाँ प्रातिपदिकात का 4-5वें अध्याय में। तो दिशावाची पूर्व पद में है जिसके, ऐसा प्रातिपदिक। और प्रातिपदिक कब बनता है? कोई बात समझ में आ रही है? नहीं, इतनी जितनी बोलता जा रहा हूं मैं। प्रातिपदिक कब बनता है? समास होने के बाद। समास होने से पहले बन जाएगा प्रातिपदिक? समास होने के बाद बनेगा प्रातिपदिक। और समास करने वाला ये सूत्र, और ये सूत्र समास कब करता है? जब तद्धित का अर्थ हम कहें परे रहते ऐसे बोले यदि, तो अभी तो तद्धित का अर्थ ही तो बोला है, प्रत्यय तो आया नहीं है कोई भी। और अर्थ बोला है, लेकिन अर्थ बोला ही बोला है, उस अर्थ के बोलने से कोई बात तो बनी नहीं, प्रत्यय तो आया नहीं है। तो इसलिए इसका अर्थ करते हैं कि तद्धित का अर्थ उपस्थित होने पर। ऐसा नहीं है कि हमने प्रत्यय भी आगे रख दिया है, क्योंकि प्रत्यय आगे रखने से पहले हमें इनका समास करना होगा, क्योंकि प्रातिपदिक बनेगा ही नहीं है पूरा। प्रातिपदिक शाला तो है, ठीक है, लेकिन शाला से नहीं कर रहा है वो प्रत्यय, यह प्रत्यय वो कर रहा है दिक् पूर्व पद प्रातिपदिक से। तो दिक् पूर्व पद प्रातिपदिक तब बनेगा जब दो शब्दों का, जिसमें दिशावाची शब्द पहले हो, उनका हम समास कर चुके होंगे। तो समास करने के बाद प्रत्यय आता है, लेकिन प्रत्यय लाने की भूमिका, उसका विषय पहले ही आ जाता है। तो पूर्वांगी शालांगी, बस इसी अवस्था में अब समास कर लेंगे। पहले प्रत्यय भी नहीं आएगा, प्रत्यय लाने से पहले हमें दिक् पूर्व पद प्रातिपदिक बनाना होगा उसको। तो इसने समास कर दिया, समास कर दिया। तो पूर्वा और शाला, नी हट गए दोनों। अब यहाँ दूसरा कार्य और भी होना है कि पूर्वा शाला, इसमें पूर्वा शब्द स्त्रीलिंग का है, शाला भी स्त्रीलिंग। ह्रस्व नहीं बोलते हैं इसको, पुंबत भाव बोलते हैं, पुल्लिंग करना। वो ठीक है कि पुल्लिंग में आपको पूर्वा का ह्रस्वांत पूर्व ही मिलेगा, लेकिन ह्रस्व शब्द अलग है और पुंबत भाव अलग है। समास तो इससे हो गया, तथितार्थोत्तर पद समाहरे च से समास कर लिया। समास करने के बाद सूत्र पुंवत भाव करने वाला, स्त्रियाः पुंवत भाषित पुंस्काद अनूंग समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु। यहां से पुंवत भाव प्रकरण प्रारंभ होता है ये। तो इसी सूत्र पर एक महाभाष्य में वाक्य भी दिया हुआ है वार्तिक के रूप में कि सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवत भावो वक्तव्य। कि सर्वनाम शब्द हम जब कहीं भी प्रयोग करते हैं और उसमें एक शब्द और जुड़ जाए उसके साथ में, वृत्ति मात्र का तात्पर्य व्यवहार करते समय हम किसी शब्द के साथ में समास करके जब जोड़ देते हैं सर्वनाम शब्द को, तो उस अवस्था में उसको पुल्लिंग होना ही है, वो हमेशा पुल्लिंग में ही आता है। तो शाला के साथ में हमने पूर्वा को जोड़ा, और पूर्वा है सर्वनाम शब्द, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी। तो ये सारे शब्द सर्वनाम संज्ञा कहे जाते हैं।
तो स्त्रियः पुंवत भाषित, इसी पर जो वार्तिक दिया हुआ है उससे पुंवत भाव हो गया, पूर्वा का बन गया पूर्व। अब शब्द क्या है हमारे पास में? पूर्वशाला। अब पूर्वशाला नहीं है, अब पूर्वशाला की अब होगी कृतधित समासाष्ट्र से प्रातिपदिक संज्ञा। अब जाएंगे हम कहां पर? दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह के पास में। और भव अर्थ हमने पहले ही विचार कर लिया था, तो पूर्वशालायाम भव दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है, हैं? जैसे आपने पूर्वागी शालागी जैसे समास किया है, नहीं है, इस प्रकार से विग्रह करने के बाद में ये सुपधातु प्रातिपदिक, तभी पहले इनको तो प्रातिपदिक बनाए, तभी तो होगा। किनको बनाए प्रातिपदिक? पूर्वागी शालागी, प्रातिपदिक बनने के बाद प्रातिपदिक का अवयव बनेगा, और प्रातिपदिक का जब अवयव बनेगा तो सुपधातु प्रातिपदिक लुक करेंगे। तो प्रातिपदिक मैंने बताया था अभी कृतधित समासाष्ट्र। तो क्या इसको प्रातिपदिक बनने से पहले पुंगवत भाव आएगा, कैसे कर लेंगे? अभी कहाँ, अभी तो समास ही नहीं हुआ है। प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपों को हटाएंगे पहले, उसके बाद स्त्रिया पुंगवत भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरणे, समानाधिकरण उत्तर पद रहते, वो तभी तो होगा जब हम ये विभक्तियां हटा देंगे। तो पूर्वशाला शब्द से दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह, इससे य प्रत्यय आ गया भव अर्थ में, य का अ बचेगा और पूर्वशाला ये तो होने से तदिते स्वजाम आदेह वृद्धि हो गई, भव संज्ञा होकर गया से टीचर से शाला में ल के आकार लोप हो गया, तो पौर्वशालः। उदाहरण है आपका पौर्वशालः, कहाँ गी दिख रहा है? ना उसमें ये प्रत्यय लाए ना अपने यहाँ से दिक् पूर्व पदार्थ। हाँ, यहाँ पाठ पहले देख के आया करें, जो आगे पढ़ना होता है ना, तो आपको ज्यादा सरलता रहेगी। तो पौर्वशालः, पूर्वशाला में होने वाला। ऐसे ही अपर शब्द को ले लो, अपरस्याम शालायाम भवः, तो वहां अपरा शाला पुंवत भाव, अपर शाला य प्रत्यय, तो आपर शालः दूसरी शाला में होने वाला। तो ये एक प्रकार का उदाहरण हो गया 5 प्रकारों में से। आगे हमने अभी तद्धितार्थ में दिशावाची शब्दों का समास किया, अब तद्धित के ही अर्थ में संख्यावाची शब्दों का समास। तो इसका उदाहरण है पांच नापिति ही, पंचानाम नापितानाम अपत्यम। अब यह अपत्य ये तद्धित का अर्थ है, तो इस तद्धित के अर्थ का विषय उपस्थित होने पर पंचन और नापित इनका समास हो जाएगा। तो पंचन आम नापित आम, और समास करके प्रातिपदिक बन गया, विभक्तियां हट गईं, पंचन नापित। और ये पंचन शब्द स्वयं भी एक प्रातिपदिक है, तभी तो आम आ पाया था। नापित भी एक प्रातिपदिक है, तभी आम आ पाया था। और पूरा मिलकर के भी एक प्रातिपदिक है। ध्यान रखना होता है समासों में, समासों में प्रत्येक पद स्वतंत्र रूप से प्रातिपदिक होता है और समूह रूप में भी एक प्रातिपदिक होता है। तो यहां जो स्वतंत्र रूप से पंचन प्रातिपदिक है उसके कारण से, और पद भी है, सुप्तिंगंतम पदम से समास का प्रत्येक जो भी शब्द है जिनका समास किया है वो पद भी होता है, प्रातिपदिक भी होता है। तो पंचन पद भी है और प्रातिपदिक भी है। तो जब कोई प्रातिपदिक भी हो और पद भी हो और उसके अंत में आ जाए नकार, तो न लोपः प्रातिपदिकांतस्य। तो पद का अंत कहाँ है यहाँ पर सूत्र में? नहीं, सूत्र में न लोपः प्रातिपदिकांतस्य क्या कहता है ये? तो फिर मैंने 2 बात बोली, वो कहाँ आ पाई?
मैंने कहा पद के अंत में भी हो, मैंने पिछली बात नहीं पकड़ी आपने, नकार पद के अंत में भी हो, प्रातिपदिक के अंत में भी हो, और सूत्र में आपने अर्थ किया केवल प्रातिपदिक के अंत में, पद तो बोला ही नहीं। ये मैंने कहा था। फिर मेरा वाक्य सुनो, नकार का लोप तब होगा जब प्रातिपदिक के अंत में भी हो, पद के अंत में भी हो, दोनों शर्तें जहां घट रही हो। हाँ तो सूत्र का अर्थ दोबारा करो फिर। हाँ प्रातिपदिकस्य पदान्तस्य नकारस्य लोपो भवति, तो नकार हट गया, पंच रह गया, पंच नापित। अब जो अपत्य अर्थ हम उपस्थित जो हमने कर लिया था पीछे, अब उस अर्थ को कहने के लिए यहाँ पर जो प्रत्यय आएगा तो वो सूत्र है तस्यापत्यम के अधिकार में, क्योंकि अकारांत शब्द बन गया है ये, तो अत इय अकारांत प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में इय प्रत्यय होता है। इसलिए दशरथ के पुत्र राम को बोलते हैं दाशरथी, रस्वीकारांत। तो पंच नापित से भी ऐसी इय प्रत्यय किया। हाँ वो अण प्रत्यय करता है, ये इय कर रहा है। तो आदि यच को वृद्धि यसेति च पांच नापिति ही, पांच नाइयों की संतान। अब कौन कौन रही होगी पांच नाइयों की संतान, पता नहीं, चला आ रहा है उदाहरण। हम अगर बदलना चाहें उदाहरणों को तो प्रचलित उदाहरणों में डाल सकते हैं, बहुत से मिल जाएंगे। अब ये चले आ रहे हैं यूं ही परंपरा से, तो वही चलते रहते हैं। अब उस समय ऐसा रहा होगा कुछ, संज्ञा तो नहीं है ये, क्योंकि संज्ञा में थोड़ी कर रहा है ये। कुछ उदाहरण अनुसंधेय हैं इसमें। कौन? महाभाष्य, काशिका, पंडित जी ने क्या अलग से कर ली है? हाँ सब काशिका के हैं, महाभाष्य के आधार पर, काशिका के आधार पर। उन्होंने अपना नया उदाहरण कोई नहीं बनाया है। तो पांच नापिति ही, तो ये तद्धित के अर्थ में दिशावाची को भी देख लिया हमने, संख्यावाची को भी देखा। संख्यावाची का एक और उदाहरण वो प्रसिद्ध है, जब यज्ञ करते हैं तो विशेष यज्ञों में पुरोडाश पकाते हैं, और पुरोडाश पकाते हैं तो पुरोडाश जो उनके मिट्टी के पात्र होते हैं, छोटे छोटे कपाल जैसे, जैसे किसी घड़े को तोड़ दो तो उसके टुकड़े बन जाते हैं नहीं, तो एक टुकड़ा क्या है वो कपाल, तो सकोरा जैसा ही होता है, हो जाता है, जो टुकड़े बन जाते हैं वो सब। तो कपालों में पकाया गया पुरोडाश, तो 5 कपालों में पकाया गया पुरोडाश। तो पंचसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः, पंचसु कपालेषु संस्कृतः। अब ये जो विग्रह किया हमने, ये संस्कृत जो शब्द बोला, यह है तद्धित का अर्थ। संस्कृत शब्द है उसमें तद्धित में, संस्कृतम, उसके आगे भक्षाः, तो संस्कृत तद्धित प्रत्यय का अर्थ है। तो उस अर्थ को पहले हमने उपस्थित कर लिया। तो पंचन सुप कपाल सुप सप्तमी से विग्रह किया है, क्योंकि संस्कृतम भक्षा में सप्तमी की अनुवृत्ति आती है। तो पंच कपाल दोनों का समास कर दिया इस सूत्र से, विभक्तियां हट गई, नकार का लोप भी हो गया, पंच कपाल। अब यहाँ जो संस्कृत अर्थ बोला था तद्धित का, उस अर्थ में संस्कृतम भक्षा सूत्र से अण प्रत्यय हो गया। तो पंच कपाल अण। अब पंच कपाल की तत्पुरुष संज्ञा तो हो ही गई थी, लेकिन साथ में इसमें क्योंकि संख्या पूर्व में है, तो जब किसी तत्पुरुष समास के पूर्व में यानी कि पहला पद संख्या होता है तो उसका एक नाम और भी रखा जाता है। फिर वो आपने पढ़ लिया है, संख्या पूर्वो द्विगु। अब इसका नाम द्विगु भी हो गया।
और द्विगु नाम होने से अब यहाँ कुछ विशेष प्रभाव पड़ेगा। जब किसी समास का नाम द्विगु हो जाता है और हम कोई तद्धित प्रत्यय का, तद्धित के अर्थ में कोई प्रत्यय ले आए, अब तद्धित के अर्थ में बहुत सारे प्रत्यय हैं, लेकिन अपत्य अर्थ वाले प्रत्ययों को छोड़कर अन्य जब कोई प्रत्यय ले आते हैं द्विगु संज्ञक शब्द से, तो उस प्रत्यय को जाना पड़ता है। द्विगोह लुक अनपत्ये, अपत्यार्थ से भिन्न अर्थों में। तो हमने कौन से अर्थ में किया था यहाँ प्रत्यय अण? संस्कृत अर्थ में, जो कि अपत्य अर्थ नहीं है, तो अनपत्य हो गया ये, अपत्य से भिन्न अर्थ। तो ऐसे फिर अण प्रत्यय का लुक हो गया, द्विगो लुगन पत्ये। रह गया जो कहते हैं पंचकपाल। बड़ा परिश्रम करके तो अण आया था, लेकिन चला गया, और चला गया। अब ये अन्य कोई प्रभाव भी नहीं डाल सकता, क्योंकि उसको हटाया बड़ी बेदर्दी से है। किस तरह से हटाया है उसको? क्या कह के हटाया है? लुक कह करके। 4 शब्दों से हटाते हैं, लुक शुलु लुक लोप। लेकिन ये लुक शुलु लुप में ये लुप बड़ा भयंकर है, ये बेदर्दी से हटाना होता है। क्यों? क्योंकि अब जो हटा है ये अपना कुछ भी निशान छोड़ के नहीं जाएगा। यानी इसकी उपस्थिति हम वैसे नहीं मानेंगे कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण हम लगाते रहें, वो भी नहीं हो पाएगा। न लुमता अंगस्य, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि उसकी उपस्थिति मानते हुए हम वृद्धि कर लें। तदितेषु अचाम आदेह, अगर ये अणु को मान लें यहाँ तो वृद्धि होगी कि नहीं? हैं? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण, प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी उसको मान के छूट दे दी गई, ये कार्य करते रहो, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन उसी के आगे बैठा हुआ है न लुमता, अगर लू कह करके हटाया है और लू आ रहा है 3 में, लुक श्लू लुक, तो लू कह करके हटाया गया है इसको, तो कहा कि तो प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होगा। और कौन सी जगह पर नहीं होगा? अंग के अधिकार में। तो वृद्धि कहां से ला रहे थे हम? सूत्र कौन सा था वो? कहां का? अंग के अधिकार में था। तो वृद्धि करने के लिए अब प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होगा। और कोई कार्य करना हो तो और कोई यहाँ करेंगे क्या? यहाँ पे और हम जो मुख्य चीज थी वो तो होने नहीं दी। तो ये यूं ही रह गया, ऐसा ही पंच कपाल। लेकिन इतना हो गया कि अण चला तो गया और उसको मान करके हम और कोई कार्य कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन अण प्रत्यय जिस अर्थ में आया था उस अर्थ को थोड़ी ले गया अपने साथ में। वो अर्थ किस अर्थ में आया था? संस्कृत अर्थ में, वो अब भी विद्यमान है। यानी पंच कपाल का अर्थ क्या है अब? कि ऐसा पुरोडाश जो 5 कपालों में रख करके पकाया गया हो, तो उनकी आहुतियां दी जाती हैं बड़े बड़े यागों में। ये संस्कृत में कैसे बन गया? पंचकपाल में बनाया हुआ जो चीज है उसको संस्कृत क्या बोलेंगे आप? दूसरा शब्द लाइए। वही पूछ रहा हूँ। नहीं, आप दूसरा लाएंगे तब बताऊंगा मैं। फिर जब दूसरा नहीं है तो इसको स्वीकार कर लो। फिर संस्कृत माने संस्कार किया हुआ कोई चीज बनाई हुई। संस्कार में क्या करते हैं? व्यक्ति का निर्माण करते हैं? नहीं, वहां वस्तु का निर्माण हो गया। ये 16 संस्कारों में क्या करते हैं? निर्माण। और वहां किसका निर्माण हुआ है? पुरोडाश का। तो वो क्यों नहीं है संस्कृत? वो निर्मित नहीं है क्या? संस्कृत को परिभाषा क्या है? अच्छी प्रकार से बनाया गया, खूब पका करके, जलने नहीं दिया, कच्चा नहीं रहने दिया, ये परिभाषा हो गई। तो ये तद्धितार्थ के उदाहरण हो गए, दिशावाची शब्द के साथ भी और संख्यावाची शब्द के साथ भी। अब आगे उत्तर पद के उदाहरण। उत्तर पद में मैंने बताया था कि यहाँ 3 पद फिर अनिवार्य हो जाएंगे। एक उत्तर पद चाहिए और 2 का समास करना है हमें।
तो 3 पद चाहिए। तो 3 पद चाहिए तो पहले बहुरी करो। तो बहुरी करेंगे पहले। तो इसमें उदाहरण है पूर्व शाला प्रियः। तो पहले अब इसमें कितने शब्द हैं? पूर्व, शाला और प्रिय। तो पूर्वा शाला प्रिया यस्य। अब ऐसा विग्रह करके जो शब्द बनेगा पूर्व शाला प्रिय, क्या अर्थ होगा इसका? पूर्वशाला प्रिय है जिसको कोई मनुष्य, क्योंकि बहुरी समास कैसा होता है? अन्य पदार्थ प्रधान। अर्थात वो न तो पूर्व है, न शाला है, न प्रिय है, तीनों में से कोई भी नहीं है, वो कोई मनुष्य है। तो पूर्वा शाला प्रिया यस्य, पूर्वासु शालासु प्रियासु, और समास करके व्यक्तियां हट गईं। पूर्वा शाला प्रिया, 3 शब्द जुड़ गए और ये प्रातिपदिक बन गया पूरा एक। अब ये सूत्र ने क्या किया इसने कि यहां 2 शब्द हैं प्रारंभ के, पूर्वा और शाला। इन शब्दों का फिर समास किया। और क्यों ऐसा करने का इसको अवसर मिल गया? क्योंकि ये कहता है दिशावाची और संख्यावाची। यहां कौन सा है ये? दिशावाची। कि दिशावाची शब्द तो पूर्व में हो और अगला जो शब्द है उसका वो समानाधिकरण हो। तो जिसको पूर्वा कह रहा है उसी को शाला कह रहा है, समानाधिकरण भी है। तीसरी शर्त है इसकी, उत्तर पद में एक शब्द और डालो कि इसके रहते रहते कार्य होगा। तो उत्तर पद में एक शब्द और आ गया, प्रिया। तो इस सूत्र ने अब पूर्वाशाला का फिर से समास किया एक और। उसमें विग्रह करने की आवश्यकता नहीं है कोई। तो पूर्वाशाला का समास अभी कोई अंतर नहीं आया है, बस एक नाम और हो गया। अब इसमें क्या है कि पूर्वाशाला प्रिया, ये तो बहुरी समास है। और पूर्वाशाला प्रिया में जो पूर्वाशाला है इसका एक नाम और भी है, तत्पुरुष। तो 2 समासों का समूह है ये, यानी कि समास के अंतर्गत समास। अब प्रश्न है कि इससे लाभ क्या हुआ? हमने पहले ही इसका बहुरी किया तो बहुरी तो करके एक पद बन गया पूरा, पूर्वाशाला प्रिया। और फिर समास का 2 पद होगा। तो पद तो जब एक है और फिर मैंने कुछ देर पहले कहा था पीछे कि समास में प्रत्येक शब्द पृथक पृथक स्वतंत्र पद भी होता है, प्रातिपदिक भी होता है। ये 2 बातें ध्यान रखते हुए चलो। पूरा एक पद है वो अलग विषय है, उन पदों के अंदर आए हुए शब्द भी स्वतंत्र पद हैं, वो अलग शब्द है। वो समास से पहले तो रहेंगे। क्यों समास के बाद? समास से पहले नहीं रहेंगे, समास करने में हो पाएंगे। समास से पहले तो पद है ही नहीं वो, जब तक हम सुप नहीं लाएंगे उनके आगे। और समास करते हैं तो समास होता है जब भी तो समर्थ सुबंतों का समास होता है। बिना सुप लाए हम समास नहीं कर सकते, और सुप लाएंगे तो पद बनेंगे। सुप तो हमने गुरुजी लाए थोड़ी है, पहले ही पद जब बना हुआ है तो सुप तो कहाँ बना हुआ है पद? हमने विग्रह किया पूर्वा शाला प्रिया यस्य, ठीक है। अब पूर्वा भी एक पद है, शाला भी एक पद है, प्रिया भी एक पद है। अब इनका किया गया समास आपस में। जब ये पद है तो सूत्र इसमें है ही पहले से हैं? जब ये पद है, हाँ पद है तभी हम समास कर रहे हैं। हाँ, और पद तब है जब इसमें सु है। हाँ ठीक है। तो हाँ, तो वो पृथक करके तो लिखा हमने वो। हाँ, पृथक करके लिखा है। हाँ जी। लेकिन पूर्वा शाला इस समय ये दोनों, पूर्वा पृथक है, शाला पृथक है, प्रिया पृथक है, ठीक है ना। इनका संबंध नहीं है कोई भी आपस में अभी, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। पर समर्थ है, समर्थ हैं ये, तो समर्थ हैं तभी तो हम समास कर पाएंगे। हाँ, समास कर पा रहे हैं। अब समर्थ है इसका मतलब हमने इनको जोड़ा है आपस में, अब संबंध जोड़ दिया है। समर्थ होते ही संबंध हमने जोड़ दिया। तो हमने क्या किया कि अब हमने समास कर दिया, इनका बहुव्रीहि हो गया। बहुव्रीहि होने के बाद अब थोड़े ही अलग अलग पद रह गए हैं, अब तो एक पद बन गया है। नहीं, एक पद बन गया वो अलग विषय है, एक वहां भी लगा दो। अब एक पद भी है ये, भी है और स्वतंत्र पद भी है ये, वो अपने स्वरूप से हैं, क्योंकि सबके आगे सुप्रत्यय आया हुआ था। वो लोप हो चुका है, लेकिन प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम सुप्तगंतम पदम लगता रहेगा। तो ऐसे तो फिर पद एक पद कैसे हो गए? जब या तो अलग अलग पद होंगे या एक पद होगा, एक ही तो बात होगी। क्यों? दोनों बातों में हानि क्या है? इसमें बाधा क्या आ रही है?
एक पद है वो ठीक है, एक पद भी है। जैसे अभी बात आ रही थी समास की कि बहुरी समास भी है, ठीक है, तत्पुरुष समास भी है उसके अंदर, वो भी ठीक है। तो दो समास हो गए नहीं। एक पद बनने के बाद में अब जिसको हम कह रहे हैं कि ये पूर्वाशाला ये तत्पुरुष समास है, लेकिन ये पूर्वाशाला ये बहुरी समास का भी तो अंश है। तो दो समास जब एक जगह रह सकते हैं तो पद के अंदर पद क्यों नहीं रह सकते? एक पद के अंदर दूसरे पद तो वो भी रहते हैं, और कारण उसका वही है कि सब सुबंत हैं अपने अपने। ऐसे तो गुरुजी पदांत में कोई कार्य करना हो, वो कार्य होगा, समासम होता है, होता है, तो तभी तो हम पीछे पंच नापिता बना पाए। तो ये किस में होगा गुरुजी? हैं? एक पद में होगा या तीन अलग अलग पद? अलग अलग पदों में सब में होगा, अगर पद का कोई कार्य है तो। जैसे पंचन नापित में नकार का लोप किया था हमने, पद का ही कार्य था वो, और वो किया हमने। कोई और कार्य होगा वो भी हो जाएगा, होना चाहिए कोई। तो वो तो हमने समस्त पद बनने से पहले कर लिया। समस्त पद का अलग कार्य बनेगा, पद संबंधी वो अलग कार्य होगा, और पृथक पृथक पद का जो कार्य है वो अलग होगा। अगर प्राप्त है कोई तो होगा वो, इसलिए पदत्व इनका समाप्त नहीं होता है समास करने के बाद भी। प्रातिपदिक भी रहते हैं, पद भी रहते हैं, हाँ रहेगा। तो इस तरह से यहाँ हमने पूर्व एक पदम एक स्वर्य में एक पदम बना दिया, फिर एक पदम करने पर फिर दूसरा भी पद हो सकता है, ये भी अलग है। तो इस तरह से पूर्वाशाला यानी प्रिया शब्द के परे रहते और पूर्वाशाला, इसका फिर समास किया। अब इसका फिर समास किया इस सूत्र से उत्तर पद पर रहते, तो उसका परिणाम क्या होगा कि यदि हम यहाँ बहुब्री ही रहने दें और पिछले दो शब्दों का तत्पुरुष न करें तो स्वर संबंधी कार्य में बाधा आएगी, अनिष्ट स्वर की प्राप्ति होगी। क्योंकि बहुब्री समास का नियम होता है बहुब्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम। बहुब्री समास में पूर्व पद का स्वर रहता है। कौन सा है संपूर्ण पद? पूर्वा। पूर्वा शाला नहीं, पूर्वा। तीन पद हैं, तीन में प्रथम कौन सा है? पूर्व कौन सा है? तो पूर्वा, पूर्वा का स्वर रहेगा। और यदि हम एक समास और कर लें इसमें तत्पुरुष समास, तो पूर्वाशाला इसका तत्पुरुष समास हो गया। अब तत्पुरुष समास का सूत्र अलग है फिर स्वर करने वाला, और वो है समासस्य। समासस्य दूसरे प्रथम पाद के छठे अध्याय के प्रथम पाद का अंतिम सूत्र, तो वो करता है अंतोदात्त। तो उस अवस्था में ला शाला का ला ये उदात्त होगा। और यदि हम बहुरी समास मानेंगे तो बहुरी में पूर्वा का स्वर रहेगा। समासस्य तो तत्पुरुष समास होने से बहुरी समास के कारण से पूर्व पद को जो प्रकृति स्वर प्राप्त हो रहा था उसका निषेध हो गया, उसकी रोक लग गई। और यही इसका फल है यहाँ दूसरा समास करने का। और अब उसके बाद फिर जब से ला उदात्त हो गया और अनुदात्तम पदम एक वर्जम, अन्य सब अनुदात्त हो जाएंगे। उदात्तात अनुदात्त से स्वरितः, ला से उत्तर जो प्री है इसको हो जाएगा स्वरित, और स्वरित से उत्तर जो या का अनुदात्त है इसको हो जाएगी एक श्रुति। स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम, ये क्रम चलता है स्वरों में, कई बार देख चुके हैं। तो इस तरह से ये तो स्वरित बात हो गई। अब अन्य कार्य जो होने हैं इसमें, तो इसमें जो पूर्वाशाला है तो पूर्वा शब्द ये स्त्रीलिंग का है, आगे समानाधिकरणवाची शब्द परे है इसके शाला, तो स्त्रियः पुंवत भाषित मुस्कादनु समानाधिकरण से पुंवत भाव हो जाएगा। तो पूर्वा का बन गया पूर्व। अब पूरा शब्द क्या बन गया? ये अभी हमारे सामने क्या बन गया? पूर्वशाला। क्यों? अभी तक तो प्रिया ही बोल रहा हूं मैं, उसमें तो कुछ किया ही नहीं है हमने अभी। हैं? नहीं बनाएंगे तो आगे की बात रही ना। मैंने कहा कि अभी तक क्या हो गया, कहां तक पहुंच गए हम। तो पूर्वशाला प्रिया। अब बहुरी समास में उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है सुकामा जी?
हाँ हाँ, तो पूछ रहा हूँ मैं किसकी होगी। यहाँ हमारे पास में शब्द है पूर्व शाला प्रिया है। आप गलत अर्थ कर रही है सूत्र का। क्या अर्थ है सूत्र का प्रथमा निर्दिष्टम का? प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद है, गलत अर्थ है ये। पूर्वशाला। हाँ अवधेश समास में कौन सा है इसमें उपसर्जन? उपसर्जन तो दोनों है गुरुजी, पूर्वशाला में प्रथमा है, प्रिया में प्रथमा है। तुमने भी कहता किससे किया नाम उपसर्जन? यही चाहिए प्रथमा निर्दिष्ट। मैंने कब कहा ये नहीं है? तो क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है उपासना इसका? जो समास में जो समास का सूत्र है उसमें जो प्रथमा निर्दिष्ट। फिर आप कितनी बार आप बताया मैंने? समास विधायक। समास करने वाले सूत्र में देखेंगे प्रथमा व्यक्ति उसमें है या नहीं है। तो समास किससे किया हमने यहाँ पर? पूर्वा शाला प्रिया यस्य। समास किससे किया? एक ही सूत्र है बहुरी समास का मुख्य, अनेकम अन्य पदार्थे। इस सूत्र में प्रथमा किस में है? अनेकम में है प्रथमा। आप कहाँ ढूंढ रही थी प्रथमा? कि पूर्वा प्रथमा, कि शाला प्रथमा, कि प्रिया प्रथमा, ऐसे ढूंढेंगे। समास करने वाले सूत्र में देखेंगे प्रथमा किस शब्द में है, किस पद में है। तो समास करने वाला सूत्र अनेकम अन्य पदार्थ है, उसमें प्रथमा है अनेकम में, और वो जिसको कह रहा है उसका नाम होता है उपसर्जन। तो अनेकम इनमें से पूर्वा को कह रहा है या शाला को कह रहा है या प्रिया को कह रहा है। अनेकम का अर्थ क्या है? अन्य, एक से अधिक। अन्य अर्थ कहां से ले लिया? एक से अधिक तो किसको कह रहा है? सबको कह रहा है। तो सबका नाम है उपसर्जन। पूर्वा भी उपसर्जन, शाला भी उपसर्जन, प्रिया भी उपसर्जन। तो द्वंद्व समास और बहुरी समास इसमें सारे पद उपसर्जन होते हैं, क्योंकि यही अनेकम वहां जा रहा है। फिर चार थे द्वंद्व, तो वही प्रथमा है। वो भी अनेकम वहां पहुंच गया नहीं, यही प्रथमा वाला। तो रामस्य लक्ष्मणस्य, राम लक्ष्मण। अब राम और लक्ष्मण कौन है उपसर्जन? दोनों है। तो बहुरी में द्वंद्व में सारे पद होते हैं उपसर्जन, और अव्ययी भाव में तत्पुरुष में एक होता है उपसर्जन। तो फिर तो कोई कहीं रख लो चाहे जब सारे उपसर्जन है। उपसर्जन पूर्व पहले जब सारे उपसर्जन है फिर तो आगे पीछे कहीं रख लो। हाँ, तो उसके फिर निर्धारण करने वाले सूत्र बनाए गए ना, इसीलिए उपसर्जनम पूर्वम राजदंतादिषु परम। अब यहाँ तक तो चलो हो गया। अब द्वंद्वे घी से द्वंद्व का निर्णय किया पहले। द्वंद्वे घी अजाद्य दंतम अल्पास्तरम, ये तीन सूत्र हो गए द्वंद्व के लिए। तत्पुरुष का निर्णय नहीं कर रहे हैं कहीं भी, अब न अविभाव का कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो हो गया उपसर्जनम पूर्वम। केवल एक राजदंतादिषु परम जो है ये अपवाद स्वरूप है। उपसर्जनम पूर्वम से जो उपसर्जन पूर्व में आ रहा है, तो राजदंतादिषु परम उसका तत्पुरुष समास के लिए अपवाद हो गया। अविभाव में कोई अपवाद नहीं, वो पूर्व में ही आएगा उपसर्जन, उसके लिए सूत्र पर्याप्त हो गया। लेकिन द्वंद्व और बहुरी में सारे उपसर्जन, अब तो निर्णय करना पड़ेगा। तो कहा द्वंद्वे घी, घी संज्ञा को पकड़ लो, उसमें कौन सा है। और निर्णय अजाद्य दंतम, आदि में अच हो जिसके ऐसा शब्द वो पूर्व में आता है। आप कहाँ सुकामा जी सारी बात निकल जाएगी। फिर ये आजादी शब्द पूर्व में हो जिसके, वो आएगा द्वंद्व समास में पूर्व में। या फिर अदंत हो अकारांत, वो पूर्व में आएगा। इनमें से जो भी मिल रहा है। या और ढूंढना है तो अल्पास्तरम, जिसमें थोड़े अच हो, जैसे रामस्य लक्ष्मणस्य, कौन आएगा पूर्व में? क्यों? इसमें दो अच हैं, लक्ष्मण में तीन अच हैं। तो तीन सूत्र हो गए ये द्वंद्व समास का निर्णय करने के लिए। अब बहुरी का चल पड़ा। सप्तमी विशेषणे बहुरी हो। बहुरी समास में कौन आता है पूर्व में? सप्तम्यंत पद हो या विशेषण हो। तो ये पूर्व विशेषण नहीं है क्या?
अथवा निष्ठा या कोई निष्ठांत शब्द आ जाए, वो पूर्व में आएगा हमेशा। और फिर वाह आहिताग्निदिषु, वहां विकल्प रखा गया है। और फिर कर्मधारय समास का आगे एक और दे दिया अंत में, वो अलग है कटारा कर्मधारय। तो ये है सारे। तो बात चल रही थी कि बहुव्रीहि समास में यहाँ पूर्वा, शाला, प्रिया, इनमें कौन है उपसर्जन? क्या उत्तर था? तीनों। तो तीनों उपसर्जन हैं, लेकिन इसमें स्त्री प्रत्यांत जो शब्द है वो कौन सा है? शाला स्त्री प्रत्यांत, पूर्व भी है, शाला नहीं, पूर्व को तो हमने कर लिया ह्रस्व, उसको पुंवत भाव कर लिया। वो तो पूर्व है, अब वो तो पुंवत, अब तो पुल्लिंग मानो उसको। अब भाई पुंवत का अर्थ क्या है? पुल्लिंग के समान बना दिया गया। हमें स्त्रीलिंग वाला शब्द पकड़ना है। दो शब्द हैं स्त्रीलिंग में, शाला और प्रिया। तो जो प्रिया शब्द है यहाँ पर, इस प्रिया को गो स्त्रियो उपसर्जनस्य, पीछे पढ़ चुके हो आप लोग, और वहां उपसर्जन की इसी में सूत्र में पढ़ा हुआ है, गो स्त्रियो उपसर्जनस्य, यानी गो शब्द और स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यांत शब्द। लेकिन ये होने कैसे चाहिए? उपसर्जन। तो स्त्री प्रत्यांत भी हो और उपसर्जन भी हो। तो प्रिया शब्द स्त्री प्रत्यांत भी है, टाप हुआ है प्रिय से, और उपसर्जन भी है। तो क्या हो जाएगा? इसको ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है ह्रस्व की, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, उसके आगे है गोस्त्री और उपसर्जनस्य, उससे ह्रस्व हो गया। तो पूर्व, शाला, प्रिय ऐसे बनता है। शाला क्यों भी करेंगे? शाला क्यों भी करेंगे? शाला भी तो उपसर्जन है। हाँ, तो शाला को पूर्वज भाव क्यों भी करेंगे? स्त्री प्रत्यांत होना चाहिए। तो पूर्व नहीं, शाला को हाँ कर तो लिया है, पूर्व नहीं, ये कह रहे शाला भी तो स्त्री प्रत्यांत है, और ये प्रधान उपसर्जन भी है। कौन सा स्त्री प्रत्यय है यहाँ? शाला कौन सा स्त्री प्रत्यय है? शाला शब्द क्या है? अरे आप बताइए ना, आप बोल रहे हैं तो। आपने टावन तो नहीं है क्या? बनाओ टावन, तो कैसे बनाओगे? ढूंढ के लाना कल के लिए। तो ये उदाहरण हो गया किसका? उत्तर पद परे रहते का, और वो भी दिशावाची का। संख्या का भी कहाँ बोला था मैंने? चलो एक और ले लेते हैं अभी। अब संख्यावाची का उत्तर पद परे रहते। तो 5 गायें हैं धन जिसकी, कोई 5 गायें पालता है और वही धन है उसका, और कोई व्यापार करता नहीं है। तो 5 गावो धनम यस्य हो गया बहुव्रीहि, अनेकम अन्य पदार्थे। 5 जस गो जस धन, धन जस बोल रहे हैं, धन सु धन में भी आ जाएगा बहुवचन, बात अलग रही, लेकिन यहाँ एक समूह रूप में जो पूरा है वो एक धन हो गया बस। और यूं धन के रूप लाते हैं हम, धनम धने धनानी सिखाते हैं नपुंसक लिंग में कैसे चलते हैं कि धनम धने धनानी। अब प्रयोग बहुत कम मिलेगा धनानी का। एक श्लोक में आता तो है धनानी भूमौ पशवश्च गोष्ठे। अब वहां धन का तात्पर्य कि देखो मकान का धन, जमीन का धन, पैसे का धन, संतान का धन, अलग 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 हो ना, तो धनानी। तो इस तरह से बहुवचन बोल सकते। लेकिन यहाँ क्यों गाय एक ही है, 5 गायों का समूह, एक ही धन तो हुआ वो। तो 5 गावः धनम यस्य, तो समास करके जस और ये सु हट गए, 5 गो और धन, ये बन गया शब्द 5 गो और धन। अब पंचन का नकार घटा दो, 5 गो धन। अब 5 गो धन में समास तो हो गया बहुव्रीहि, काम पूरा हो गया। लेकिन धन शब्द परे रहते 5 गो का फिर से समास किया गया। उत्तर पद परे रहते संख्यावाची शब्द का समानाधिकरणवाची शब्द के साथ में, वही 5 हैं, वही गाय हैं, समानाधिकरण भी हो गया।
तो पंच गो का दोबारा समास हुआ तत्पुरुष। और तत्पुरुष समास करने का लाभ ये हुआ कि पंच गो शब्द से टच प्रत्यय आ गया। ये वैसे नहीं आ सकता था बिना समास किए, क्योंकि समासांतः के अधिकार में जो प्रत्यय कहे गए हैं वो समास से होते हैं, बिना समास किए नहीं। तो समासांतः के अधिकार में सूत्र है गो रतधित लुकी, इसमें तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है। यानी गोह अतद्धित लुकी, तत्पुरुष समास में यदि गो शब्द अंत में आ रहा है तो उससे टच प्रत्यय होता है अतद्धित लुकी। वहां तद्धित का लुक न हुआ हो कहीं पर भी, तो नहीं हुआ है यहाँ कोई भी ऐसा, तो टच का बचेगा अ। पंचगो अ धन, अब पंचगो अ, तो गो अ ओ को हो गया अवादेश, एचो अयवा यावह पंच गव धन। अब यहाँ यदि ये समास न करते तत्पुरुष तो क्या बनता शब्द? पंचगोधन। अब बन गया पंच गव धन, और यही शुद्ध शब्द है, तो ये इसका लाभ हो गया पंच गव धन। और स्वर वाला भी कार्य कर सकते हैं हम, जैसे बहुरी समास में तो पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है, तत्पुरुष समास में अंतोदात्त होता है, तो पंच गव ये अंतोदात्त रहेगा, यानी स्वर संबंधी प्रयोजन है वो भी लगता रहेगा साथ में। ऐसे ही 5 नावें प्रिय हैं जिसको, 5 नौकाएं प्रिय हैं जिसको, तो पंच नावः नावः प्रियाः यस्य, पंचन जस, 9 जस, प्रिय जस, यहां आएगा सब में जस जस समास करके पंचन 9 प्रिय, पंचन 9 प्रिया, क्योंकि 9 शब्द स्त्रीलिंग का है। और इसके बाद पंचन का और 9 का फिर समास करेंगे, तो तत्पुरुष समास होने से फिर वही बात आ गई कि समासांतः के अधिकार में वहां सूत्र अलग है, इसका बना हुआ नावो द्विगो हो, तो उसमें एक लाभ और भी हुआ। देखो पहले तत्पुरुष समास किया, तत्पुरुष समास होने से संख्या पूर्व में है तो द्विगु समास भी हुआ, और द्विगु समास होने से नावो द्विगोह में द्विगोह पड़ा हुआ है, ये चरितार्थ हो गया, तो यहां भी टच प्रत्यय हो गया। आव आदेश हो जाएगा पंच नाव प्रिय, ये बन जाते हैं। आगे फिर कल को देखेंगे इसमें। ये चलो एक ही रह गया, ले लेते हैं इसको, क्योंकि समाहार तो मिलता नहीं इसमें, दिशावाची का तो उदाहरण मिलता नहीं है समाहार में, केवल संख्यावाची का मिलेगा। तो संख्यावाची का अष्टाध्यायी तो आपके सामने है ही शब्द, और है इसमें जैसे पंचपूली, समाहार करना होता है। समाहार में कैसे विग्रह करते हैं? षष्ठी विभक्ति ला करके और समाहार बोल देते हैं। जैसे में बनाना है पंचपूली, तो पंचानाम पूलानाम समाहारः, समाहार माने इकट्ठा कर देना, जैसे गेहूं समेट दिया हमने, समाहार। तो पंचन आम पूल आम, ठीक है, पूल पूल, पंचन आम पूल आम। अब समास करके विभक्तियां हट जाएंगी, समास इसी से किया गया तहितार्थ पद समाहारेच से, और पंचन का नकार हटा दिया। अब इसके बाद संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा भी की जाएगी, क्योंकि संख्या पूर्व में है। तो द्विगु संज्ञा होने से एक नियम निकलता है कि जब भी हम समाहार तत्पुरुष करते हैं, और समाहार तत्पुरुष में पहला शब्द यदि संख्या है तो द्विगु नाम तो हो ही जाएगा उसका। तो द्विगु नाम जब भी किसी समास का होता है और वो समास हो अकारांत, तो वो स्त्रीलिंग में आता है वो। तो एक वार्तिक अलग से है, अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियाम भाष्यते, अकारांत उत्तर पद में है जिसके, ऐसा द्विगु समास ये सदा ही स्त्रीलिंग में कहा जाता है। तो स्त्रीलिंग में कहा जाता है तो सूत्र ने तो कह दिया, एक निर्देश दे दिया, लेकिन कौन सा प्रत्यय लाएंगे ये तो नहीं बता रहा है सूत्र। अब हम वहां ढूंढने पहुंचे स्त्रियाम के अधिकार में, भाई देखो तलाश करो कोई मिल जाए।
तो वहां सूत्र मिला एक द्विगोह, क्योंकि पाणिनि तो होशियार है ना, उन्होंने पहले तैयार रखा था। स्त्रियाम के अधिकार में द्विगोह, चौथे अध्याय के पहले पाद में और पहले ही कॉलम में है। तो द्विगोह क्या कहता है कि स्त्रियाम, इन स्त्रीलिंग में यदि कोई द्विगु संज्ञक शब्द है तो उससे ङीप प्रत्यय हो जाता है। तो ङी प्रत्यय हो गया पंचपूल और ङी का ई, भसंज्ञा यस्यति च पंचपूली, ऐसे बोलेंगे अब इसको। और दूसरी बात होती है कि अब हैं तो ये 5 पूलियां, लेकिन पंचपूली के आगे हम सुप्रत्यय लाएंगे। अब तो सु क्यों लाएंगे, जस लाना चाहिए, 5 है ये तो वहां भी एक नियम है, आगे आएगा अभी दूसरे अध्याय में आपके चौथे पाद का पहला सूत्र, द्विगुहु एक वचनम, पहला ही सूत्र है, द्विगुरेक वचनम। तो वो एकवत भाव, द्विगु समास में एकवत भाव, पहली बात। और उसी प्रकरण में आगे चल करके कहा गया है, नहीं वो तो क्या छोड़ो अभी। तो द्विगुरेक वचनम से एक वचन हो जाता है यहां पर, इसलिए सुप्रत्यय ला करके पंचपूली। अब ऐसे ही बना लो अष्टाध्यायी, अब तो बन जाएगा आराम से। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, अष्टन आम अध्याय आम, समास होकर के आम हट गया, अष्टन अध्याय, नकार का लोप हो गया, अष्ट अध्याय अष्टाध्याय। अब द्विगु संज्ञा हो गई, इसकी संख्या पूर्व में है, तो द्विगु से ङीप हो गया। क्यों, अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम भाष्यते, स्त्रीलिंग में ङीप लाना पड़ेगा, तो अष्टाध्यायी इस तरह से बनता है ये। एक और दिया है इसमें उदाहरण, पंचकुमारी, पंचानाम कुमारीणाम समाहारः। प्रक्रिया वही है, पंचन आम कुमारी आम, यानी 5 कुमारियों का समूह। तो पंचन आम कुमारी आम समास करके पंच कुमारी, नकार का लोप हो जाएगा, और द्विगु संज्ञा भी हो गई, संख्या पूर्व द्विगु, और द्विगुरेक वचनम से एक वचन भी आ गया, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या यहां पर हम स्त्रीलिंग कर सकते हैं सुकामा जी, जैसे पंचपूली में किया, अष्टाध्यायी में किया, स्त्रीलिंग करने के बाद यहाँ कर सकते हैं स्त्रीलिंग? क्यों नहीं कर सकते? नहीं, उत्तर गलत है। अवधेश क्यों नहीं कर सकते स्त्रीलिंग यहाँ पर? क्योंकि अकारांत नहीं है। अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियाम भाष्यते, अकारांत होना चाहिए। ये कुमारी कैसा है? दीर्घ इकारांत। अब जब स्त्रीलिंग नहीं कर सकते तो द्विगुरेक वचन वाले प्रकरण में सारा प्रकरण बोल करके अंत में जाके बोल दिया स नपुंसकम, अर्थात जिस जिसको एकवत भाव किया गया है उस प्रकरण में, जिस जिसको एक वचन किया गया है वो सारे के सारे नपुंसकलिंग में आते हैं। अब वहां अष्टाध्यायी में क्यों नहीं हो पाया फिर ऐसा? क्योंकि वहां अलग से वार्तिक बनाया गया है, वहां अलग से वार्तिक बनाया गया, अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियाम भाष्यते, वो तो बात माननी पड़ेगी उनकी। तो कहने को 5 कुमारियों का समूह है, फिर भी नपुंसकलिंग में बोलना पड़ेगा। तो पंच कुमारी अब नपुंसकलिंग में हो गया ये स नपुंसकम से। और नपुंसकलिंग में क्या होता है? दीर्घ को ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। तो पंच कुमारी, अब सुप्रत्यय आएगा लेकिन समोर नपुंसकात, क्योंकि नपुंसकलिंग में हो गया है, ये जाना पड़ेगा इसको पंच कुमारी। ऐसे ही 10 कुमारी। तो ये सूत्र पूरा हुआ। प्रणव ध्वनि।